साथियों नमस्कार। आप सभी का अभियान 40 में स्वागत है, अभिनंदन है। साथियों, आज बीपीएससी के 71वीं का पेपर हुआ। साइंस में अगर हम लोग बात करें फिजिक्स, तो 10 क्वेश्चन फिजिक्स से पूछे गए थे कुल, जिसमें न्यूमेरिकल भी थे। हम लोग आज इसको डिस्कस कर लेते हैं, आप लोग मिलान करते रहेंगे। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों का पेपर अच्छा जाएगा और मेंस की तैयारी में आप लोग लग जाएंगे। चलिए आइए, सबसे पहले 71 नंबर क्वेश्चन है कि हम एक लकड़ी के बक्से को 200 न्यूटन बल लगाकर उसे नियत वेग से फर्श पर धकेलते हैं। सीमांत घर्षण यानी लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स का मान क्या होगा? साथियों, मान लिया जाए ये एक सरफेस है और इस सरफेस पर यानी एक सतह पर एक लकड़ी का बक्सा, ये क्या है भाई? बक्सा है। ये बक्सा है लकड़ी का और 200 न्यूटन का बल इस पर हम लगाते हैं और नियत वेग से ढकेलते हैं। तो भाई इधर जाएगा वस्तु, और आप जान लीजिए वस्तु इधर जाएगी तो फ्रिक्शन इधर लगेगा, यानी घर्षण वस्तु के गति के विपरीत लगता है। और ये जब 200 न्यूटन से लगा रहे हैं और नियत वेग जब कह दिया, ये कह दिया नियत वेग यानी कांस्टेंट वेग कह दिया, तो भाई आप ये कह सकते हैं जो घर्षण लगेगा 200 न्यूटन ही लगेगा, क्योंकि जा रहा है उतना से ही और फ्रिक्शन आपका 200 न्यूटन लग रहा है मेरे भाई, तभी तो वो बैलेंस है। नियत वेग की बात कर रहा था, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका 200 न्यूटन होगा। क्लियर है मेरे भाई? और एक बात हमेशा याद रखेंगे, गति के विपरीत दिशा में घर्षण लगता है यानी फ्रिक्शन लगता है। और घर्षण की बात करेंगे तो F बराबर क्या होता है? फॉर्मूला याद है, म्यू आर। F बराबर क्या होता है? म्यू आर। चलिए अगले सवाल पर आते साथियों। तो इसका क्वेश्चन का 71 का ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। अगले सवाल पर आइए। चलिए दूसरा नंबर भी सवाल जो है न्यूमेरिकल पूछा है। पहला भी न्यूमेरिकल, दूसरा भी न्यूमेरिकल। आइए, एक ट्रक विराम अवस्था, ज्यों ही ऐसा बात कहें ना, विराम अवस्था, तो मान लेना इनिशियल वेलोसिटी 0 मीटर पर सेकेंड होगा। क्लियर रखिएगा। अगर कह रहा कि वस्तु रुक रहा है तो भी 0 होगा। अगर ये बात कह रहा कि वस्तु आपका प्रारंभिक से शुरुआत क्या है, विराम से शुरुआत क्या है, तो यू 0 होगा। किसी पहाड़ी से नीचे की ओर नियत त्वरण से लुढ़कना शुरू करता है। यह 20 सेकेंड में 400 मीटर की दूरी तय करता है। बहुत अच्छा बात बोला है। यदि ट्रक का द्रव्यमान 7 न्यूटन है तो लगने वाला बल, देखो मेरे भाई, ये ट्रक का जो मास है 7 टन है। कितना भाई? 7 टन। ये मास है 7 टन, तो मेरे भाई इसको टन को किलोग्राम में बदलो, तो एक टन में कितना किलोग्राम जी? 1000 किलोग्राम। तो ये कितना हो जाएगा? 7000 किलोग्राम हो जाएगा। क्लियर है अपनी बात? अब देखो, हमें लगना है भाई, बल निकालना है। आप जानते हो F बराबर क्या चीज? ma, मास इंटू एक्सेलरेशन। मास अपना 7000 केजी मिल चुका है, हमें एक्सेलरेशन चाहिए। एक्सेलरेशन कैसे निकलेगा मेरे भाई? तो देखिए यहां से निकलेगा, क्योंकि यहां बोला नियत त्वरण से चल रहा है। एक्सेलरेशन निकाल लो भाई मेरे। आप कहोगे सर S बराबर यूटी, नीचे आ रहा है तो प्लस हो जाएगा, नीचे आएगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में तो प्लस होगा। आइए, एस बराबर यूटी प्लस हाफ टी स्क्वायर। इनिशियल वेलोसिटी 0 है तो ये पूरा लड्डू हो जाएगा। एस का मान देखिए दिया गया है 400 मीटर, दिया है ना जी, है ना? ये 0 हो गया 1/2। ए निकालना है, टी का मान यहां देखिए 20 का स्क्वायर हो जाएगा ना? होगा कि नहीं होगा? हो जाएगा। इसको कट कर दीजिए, कट गया मेरे भाई। ए अपना क्या आ जाएगा बताओ? क्रॉस मल्टीप्लाई करिएगा, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगा ये। यहां पर एक का मान रख दीजिए, 2 रख दीजिए मेरे भाई। तो 7 दूनी 14 और आपका 1000, 14000 आपका फोर्स है ना, तो आपका हो जाएगा न्यूटन। कितना हो जाएगा? 14000 न्यूटन। कहीं दिख रहा है भाई? ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है। क्लियर है अपनी बात साथी? क्लियर है? वेरी गुड। अगले सवाल पर आइए। 73 नंबर सवाल है, बहुत ही अच्छा सवाल है। किसी घर में एक महीने में ऊर्जा की खपत 250 न्यूटन है, तो बताइए कुल ऊर्जा जूल में कितनी होगी? सब जूल में दिया गया है मेरे भाई। अब आपको जानना थोड़ा सा है,
देखिए, आप बिजली बिल की जब बात करते हैं, आपको यूनिट में देता है बिजली बिल, जबकि इंजीनियर या जो बिजली विभाग में लोग हैं वो किलोवाट आवर समझते हैं। यानी आप ये बात जानते हैं कि एक यूनिट जो बिजली है वो 1 किलोवाट आवर के बराबर होता है, 1 किलोवाट आवर के बराबर होता है। अब देखिए ना, 1 किलोवाट आवर को जूल में तब्दील करो तो 1 किलो को क्या लिखिएगा, 1000 वाट, और इंटू 1 आवर लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे, घंटा को भाई लिखेंगे। आइए 1000, ये आवर को सेकेंड में बदलो तो 1 गुना 60 गुना 60। अब ये हो गया मेरे भाई, देखो भाई, ये हो गया वाट और सेकेंड तो बन गया अब जूल, अब बन गया जूल। तो कितना हो जाएगा, 3600 हो जाएगा, छचा के 3600 गुना 10⁻³ जूल। इसको आप लिख सकते हैं 36 गुना 10⁻5 जूल भी लिख सकते हैं, या 3.6 इंटू 10⁻6 जूल। यही मान होता है साथियों, यही एक यूनिट यानी 1 किलोवाट आवर का मान होता है। यहां पर बोला है, ये तो मान हमने निकाल लिया, कोई आदमी इसको याद कर लेंगे, मेरे भाई याद भी कर सकते हो। 250 यूनिट है, कितना यूनिट है, 250 यूनिट, 250 यूनिट है। इसका मतलब आप कहोगे कि 250 किलोवाट आवर भी है सर, और 1 किलोवाट आवर का दाम आपका जूल में कितना है, 3.6 लिख दीजिए, गुना कर दीजिए 10⁻6, और आ गया किसमें, जूल में। गुणा भाग करिए मेरे भाई, इसको जब इससे गुणा करेंगे तो बताइए क्या हो जाएगा, 250 और 36 को तो हो जाएगा आपका हो जाएगा मेरे भाई 900 हो जाएगा। गुणा करके देख लीजिएगा, 900 हो जाएगा, इंटू 10⁻6 जूल। अब देखिए 9, ये 2 जीरो कारण 10⁻8 हो जाएगा, जूल हो जाएगा। देखिए कौन सा है भाई, ऑप्शन नंबर सी में है। सब लोगों का सी आ रहा है कि नहीं आ रहा है, एक बार बता दो मेरे भाई। सब लोगों का सी आ रहा होगा, उम्मीद करते हैं आप लोगों का कैलकुलेशन भी अच्छा होगा और आप बना भी रहे होंगे। क्लियर है भाई, अगले सवाल पर आइए। 74 नंबर है, किस माध्यम में ध्वनि का चाल सबसे अधिकतम होता है। याद रखिएगा, ध्वनि का स्पीड की बात कर रहा है। सबसे ज्यादा किस में होता है भाई मेरे, सॉलिड में, उसके बाद किस में होता है, लिक्विड में, और उसके बाद किस में होता है, गैस में। यानी सबसे अधिक होगा ठोस में, उसके बाद किस में होगा मेरे भाई, द्रव्य में, उसके बाद किस में होगा मेरे भाई, गैस में। सबसे ज्यादा सॉलिड में होगा आपका ध्वनि का वेग। आप बताइए कौन है, देखो तो ये आपका लिक्विड है हो गया, तो ये तो आपका भाई नहीं होगा। स्टील आपका सॉलिड हो गया और यही हो जाएगा। वायु आपका क्या हो जाएगा भाई, गैस हो जाएगा, ये भी नहीं होगा। हाइड्रोजन भी गैस हो जाएगा, नहीं होगा। सबसे अधिक स्टील में होगा, यानी मैंने कहा सबसे अधिक सॉलिड में, उसके बाद लिक्विड में, उसके बाद गैस में। क्लियर है। जितने भी सारे सवाल मैं करा रहा हूं, ये सारे सवाल आसान सवाल हैं और आप लोगों को क्लास में भी पढ़ाया गया साथियों। और जो अभियान 40 IAS का नोट्स है, जो हमारे द्वारा लिखा गया किताब है, उसमें आप साइंस मिलान कर सकते हैं। आपको बहुत सारे क्वेश्चंस डायरेक्ट पूछे गए हैं। चलिए नेक्स्ट सवाल पर आते हैं साथियों, 75 नंबर सवाल। मुक्त रूप से गिरते हुए पिंड का पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल यानी स्थितिज ऊर्जा लगातार कम हो जाती है। क्यों हो जाती है, देखिए होता क्या है, ऊर्जा संरक्षण का आप सिद्धांत पढ़े हैं। ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत क्या कहता है, ऊर्जा ना तो आप उत्पन्न कर सकते हो, ना ही विनाश कर सकते हो, सिर्फ एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में यानी एक रूप से दूसरे रूप में बदल सकते हो। यहां कह रहा है कि मुक्त रूप से गिरते हुए पिंड की पोटेंशियल एनर्जी कम रही है। इसका मतलब मेरे भाई आपका पोटेंशियल एनर्जी कम रही है, ऐसा कहा गया है। तो बताइए क्या होने वाला है, पोटेंशियल एनर्जी कम रहा है तो क्या होने वाला है। अरे भाई ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत ही काम कर रहा है, उल्लंघन नहीं है, उल्लंघन है नहीं। ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत ही कहता है कि ऊर्जा का सिर्फ क्या होता है, रूपांतरण होता है, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में बदलते हैं, यानी उल्लंघन नहीं है। चलिए मेरे भाई ऑप्शन नंबर है। और एक बात जान लीजिएगा, काइनेटिक एनर्जी का भी 2 फॉर्मूला हमने आपको पढ़ाया है, 1/2mv²। काइनेटिक एनर्जी का दूसरा फॉर्मूला है p²/2m। पोटेंशियल एनर्जी का आपका है mgh, और पोटेंशियल एनर्जी का एक दूसरा फॉर्मूला है 1/2kx²। ये सारे कॉन्सेप्ट हम आपको क्लासरूम में करा चुके हैं साथियों, आप लोग मिलान कर सकते हैं। चलिए भाई अगले सवाल पर आइए। कह रहा देखिए फिर से नोमरिकल, 76 नंबर में नोमरिकल है
बैलों को एक जोड़ी खेत जोतते समय 140 न्यूटन का बल लगाता है, यानी फोर्स लग रहा है 140 न्यूटन, राइट। जोता खेत 15 मीटर लंबा है, यानी डिस्प्लेसमेंट कह सकते हैं 15 मीटर है। अरे बोल रहा है कार्य बताओ भाई, कुछ नहीं करना है, वर्क बराबर फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, यानी कार्य बराबर आप कहोगे सर बल गुणा क्या चीज, विस्थापन। अब बताओ भाई क्या होने वाला है, तो 140 गुणा 15, अब गुणा करिए भैया कितना हो जाएगा, 14 15 को करेंगे तो कितना हो जाएगा बताइए, आप लोगों का गुणा तो ज्यादा अच्छा होना चाहिए। 15 चौका 60, अब 15 हो गया, यानी आपका 6 5 11 2, यानी 2100 जूल आ जाएगा। कहीं दिख रहा है भाई, ऑप्शन सी में देख लीजिए भाई, ऑप्शन सी में आपको दिख रहा हो, क्लियर है। चलिए मेरे भाई 76 नंबर भी हो गया। अगला सवाल आइए, समतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होगी मेरे भाई। देखो भाई एक बात जान लीजिए, बच्चा क्या करता है, दर्पण पढ़ता है तो पढ़ेगा अवतल सबसे ज्यादा, उत्तल पढ़ेगा। अरे भाई उत्तल और अवतल दर्पण तो आपको पढ़ना ही है, लेकिन यहां पूछा ये जा रहा है कि समतल का क्या होगा। उत्तल अवतल में निगेटिव पॉजिटिव दिमाग में रखते हैं मेरे भाई, तो ये सारे नहीं होंगे साथियों, क्योंकि ये निगेटिव है, ये निगेटिव है, सॉरी पॉजिटिव है, ये आपका पॉजिटिव है, नहीं होगा, अनंत हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। और समफोकस दूरी भी पूछेगा समतल दर्पण का तो वही होगा, और वक्रता त्रिज्या भी अगर कभी पूछ दे तो आपका अनंत ही होगा, इनफाइनाइट ही होगा। क्लियर है, क्लियर है मेरे भाई। चलो भाई अगले सवाल पर आ जाइए। चलिए 78 नंबर सवाल है, बहुत ही अच्छा सवाल है साथियों। निम्नलिखित में कौन सा विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता है। लो भैया सवाल है, नहीं पूछ रहा है, नहीं करता है। विद्युत शक्ति का फॉर्मूला किसी को पता होगा मेरे भाई, सबको पता है भाई। इलेक्ट्रिक पावर का फॉर्मूला क्या होता है बताना है आपको। इलेक्ट्रिक पावर यानी P बराबर VI, ये फॉर्मूला है मेरे भाई, P बराबर VI। याद रहेगा कि नहीं रहेगा फॉर्मूला भाई, P बराबर VI। कहीं दिख रहा है भाई VI, ये तो है, पूछ रहा है नहीं है, तो P बराबर VI सत्य है। अब आइए V के जगह पर V बराबर IR लिख सकते हो। अरे भाई ओम्स लॉ से V बराबर IR जानते हो, इंटू I पहले से है, तो क्या हो जाएगा I स्क्वायर R, यानी ये भी हो जाएगा। फिर देखिए भाई ये इसको चेक कर लीजिए, P बराबर कह रहा है क्या V स्क्वायर बटा R चलेगा, तो V बराबर होता है IR, यानी I स्क्वायर R स्क्वायर बटा R, काट दीजिए आपका आ जाएगा I स्क्वायर R। देखिए भाई ये आपका यही है, यानी ये भी चलेगा, ये तीनों सही है, ये तीनों आपका विद्युत शक्ति का फॉर्मूला हो सकता है, लेकिन ये नहीं हो सकता है, यानी P बराबर IR स्क्वायर, ये संभव नहीं है। और कह रहा कौन निरूपित नहीं करता है, कौन निरूपित नहीं करता, ये बात पूछा जा रहा था मेरे भाई। अगले सवाल पर आइए साथियों, कह रहा आपसे लघु पथन के समय सर्किट में विद्युत धारा का मान क्या होगा, यानी शॉर्ट सर्किट के समय आपका इलेक्ट्रिक करंट का मान क्या होगा। देखिए शॉर्ट सर्किट जब भी होगा, एक बात एकदम दिमाग में गांठ बांध लीजिए, शॉर्ट सर्किट जो ही होगा तो रेसिस्टेंस 0 हो जाएगा, यानी प्रतिरोध 0 हो जाएगा। और जब प्रतिरोध 0 हो जाएगा तो स्वाभाविक है करंट बढ़ जाएगा, तो भाई करंट आपका बहुत अधिक हो जाता है। ऑप्शन नंबर सी के साथ जाओगे, क्लियर है। और आपका फिजिक्स का लास्ट सवाल है साथियों, कह रहा है उपकरण को विद्युत आघात से बचाने वाली युक्ति। देखिए शॉर्ट सर्किट अगर बात हो रहा है, कभी मान ले जाए कोई उपकरण है, आयरन है, पंखा है, टीवी है, डिजिटल बोर्ड है, कुछ भी चीजें हैं, कंप्यूटर है, आप चाहते हैं कि आपका बचा रहे, तो आजकल देखिएगा मॉडर्न युग है, सब लोग सब जगह फ्यूज लगा दिया है। अगर ज्यादा वोल्टेज का आपका उतार चढ़ाव होगा, फ्यूज उड़ जाएगा, फ्यूज उड़ जाएगा तो आपका करंट फ्लो बंद हो जाएगा, जिससे आपका जो उपकरण है वो आपका सही सलामत रह जाएगा, तो फ्यूज आंसर होगा। यहां पर बोला है जनरेटर का क्या काम है भाई, मोटर का काम क्या है, धारा नियंत्रक। धारा नियंत्रक तो फिक्स है भाई कि करंट को इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग में काम करेंगे, यानी बढ़ाने और घटाने की बात करेंगे, ये तो बात आपका मान लिए, इंक्रीज और डिक्रीज, बढ़ाने घटाने।
मोटर का क्या काम है मेरे भाई? अगर जनरेटर की बात करेंगे, मोटर का काम है कि आपका मोटर और जनरेटर में कुछ संबंध भी होगा। जनरेटर में बात करेंगे, जनरेटर का मेन रूप से काम है कि इलेक्ट्रिक पावर को फ्लो कराना काम है। लेकिन इसमें जो डायनमो लगा रहा था, जनरेटर में क्या लगा रहा था भाई मेरे? क्या लगा रहा था? डायनमो। ये क्या करता है मेरे भाई? कि मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, यानी यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। और मोटर इसके ठीक अपोजिट करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में बदलता है, यानी विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। मेरे भाई 10 सवाल थे। जो अभियान 40 आईएएस का जो साइंस का हमने जो बुक्स रखा है, जो बनाया है, उसमें आप जाके देखिएगा, आपको बहुत सारे चीज मिलेंगे। साथियों, फिजिक्स में 10 आपको क्वेश्चंस आए थे। साइंस का इंपॉर्टेंस पहले भी था, आज भी है साथियों, इसलिए आप लोगों को पढ़ना है। देखिए 10 साइंस में 4 न्यूमेरिकल सवाल पूछा है, 4 न्यूमेरिकल पूछा है। देखिए, एक सवाल न्यूमेरिकल, दूसरा सवाल न्यूमेरिकल, तीसरा सवाल न्यूमेरिकल, चौथा नहीं है मेरे भाई आपका, ये आपका 76 नंबर, ये भी सवाल न्यूमेरिकल पूछा है साथियों। यानी अगर आप देखेंगे साथी, तो 10 में 4 न्यूमेरिकल पूछा है। और मैं जब भी क्लास कराता हूं, आप लोग देखे भी होंगे, न्यूमेरिकल के पैटर्न पर मेरी क्लासेस रहती है। और बहुत सारे लोग ये भी कहे न्यूमेरिकल, देखिए न्यूमेरिकल अगर आपका क्लियर हो जाएगा ना, तो डेफिनेट है कि आपका जो थ्योरी का भी कॉन्सेप्ट छोटा छोटा भूल जाते हैं, वो भी क्लियर हो जाएगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, जय हिंद, बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है अभियान 40 आईएएस में।